हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं एनके सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल द सेलेक्ट में। दोस्तों, जो ये क्राइसिस का समय है, जो कोरोना वायरस की वजह से है, इसने हम लोगों की दुनिया को एकदम चेंज कर दिया है और इस अवसर को हमको अपने करियर में एक नए आयाम की तरह देखना चाहिए। और इससे जो भी वीडियोस हम लोगों के चैनल पे द सेलेक्ट के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। और आप कमेंट बॉक्स में, जब भी हम वीडियो शुरू करने से पहले कहते हैं कि आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जिस टॉपिक को आपको न समझ में आया हो इन केस, तो आप चीज़ों को पूछ सकते हैं। और देखिए, आज जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूं, आज यह है कॉजेटिव वर्ब है। दोस्तों, कॉजेटिव वर्ब के बारे में बहुत सारा आपने हो सकता है वीडियो लेक्चर देखा हो, बहुत सारे टीचर से पढ़ा हो, और आप जब प्राइमरी स्तर पे पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट लेवल के स्तर पे, तो कॉजेटिव वर्ब के बारे में बस इतना ट्रांसलेशन करने में आपको दिया जाता है कि, लेकिन आज हम इसका एडवांस, प्राइमरी से लेके इसका एडवांस वर्जन करेंगे कॉजेटिव वर्ब का। एक तो एकेडमिक लेवल पे आपने पढ़ा, एकेडमिक लेवल पे आपने पढ़ा था, और आज हम इसको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे कैसे सवाल आते हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं और प्रायः देखने में आता है, जब भी बुकलेट हम लोग पाते हैं या देखते हैं, तो लड़के आके चेक करवाते हैं तो गलती करके चले आते हैं। तो यह भी एक वर्ब का फॉर्म है, इसके बारे में मैं बृहद चर्चा करूंगा। और एक होता है इसका लेवल कॉम्पिटिटिव लेवल पे। कॉम्पिटिटिव लेवल पे देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस विच आर रेज्ड ऑन दिस लेवल, कॉम्पिटिटिव लेवल। इस पे भी आपके कुछ दो तरह के सवाल बनते हैं। एक बेसिक लेवल का सवाल होता है, और दूसरा इसमें जो है एडवांस लेवल का सवाल बनता है। एडवांस लेवल में हम उस पर भी चर्चा करेंगे, बेसिक लेवल के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमको क्वेश्चन को बाइंड अप करना है इस चीजों को, ताकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन इस टॉपिक को लेके न रहे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। पहले जानिए कि एकेडमिक लेवल पे आप लोगों ने इसको ट्रांसलेशन में, जब इंटरमीडिएट के स्तर तक रहे होंगे, तब इसका यूज किया होगा कि मैंने अपना बाल कटवाया, मैंने घोड़े को दौड़ाया। तो इसके बारे में हो सकता है थोड़ी बहुत जानकारी हो, लेकिन इसका अप्रोच कॉम्पिटिटिव लेवल पर इंटायरली चेंज हो जाता है। सो फार एज द कंपटीशन इज कंसिस्ट, दिस topic causative verb creates so many confusion among the students, and if you want to correct yourself, you have to read it very smartly. तो चलिए let's start this topic. तो कॉजेटिव वर्ब क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज कॉजेटिव वर्ब। जहां तक हम लोगों का सवाल है, कॉजेटिव वर्ब कैसे आप इसको समझेंगे कि ये कॉजेटिव है। जैसे देखिए, एक हेडिंग से ही लिखता है कॉज, एक कॉज है, तो कॉज माने कारण, जैसे कॉजेटिव कारण है। तो कॉजेटिव वर्ब वह वर्ब होता है जिसमें सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता है। क्लियर? जिसमें सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता है, बल्कि वह कार्य दूसरों से कराता है। चाहे वह ऑर्डर दे के कराए, चाहे कमांड दे के कराए, चाहे फोर्स दे के कराए, चाहे रिक्वेस्ट दे के कराए, चाहे अर्ज करे, चाहे इम्प्लोर करे, चाहे इंसिस्ट करे, चाहे जैसे भी करे, चाहे इनकरेज करे, चाहे डिस्करेज करे, चाहे। तो कॉजेटिव वर्ब में डूअर जो होता है वह सब्जेक्ट न होकर वो क्या करता है कि किसी दूसरे के माध्यम से वह कार्य कराता है।
अगर इसके डिफिनीशन में जाएं तो आप कह सकते हैं, अगर इसके डिफिनीशन में आप कह सकते हैं कि द सब्जेक्ट ऑफ द डूअर the subject of the causative verb causes someone to do something. Clear? The subject of the causative verb causes someone to do something. Means in a causative verb, subject doesn't do anything. He causes someone to do something for him या her. तो वह अपने स्वयं कार्य नहीं करता है, वह क्या कराता है? दूसरों के थ्रू कार्य को करवाता है। एक बात तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा यह बना। अब दूसरी बात है कि कॉजेटिव वर्ब कैसा है। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये डिफिनीशन आप लिख लीजिए कि द सब्जेक्ट ऑफ द कॉजेटिव वर्ब कॉजेस समवन टू डू समथिंग। अब मैंने वर्ब को बताया था कि वर्ब के प्रकार में ही मेरी प्रीवियस वीडियोस को आप देखिएगा तो मैंने डिस्कस किया था कि एक्शन जो वर्ब होता है, अभी मैं देखिए कैसे को रिलेट करूंगा तब आपको चीजें और समझ में। जो एक्शन वर्ब होता है उसकी दो प्रवृत्ति होती है, एक होती है उसका डूइंग नेचर, एक डूइंग नेचर का होता है और एक हैपनिंग नेचर का होता है। जो एक्शन वर्ब होता है उसकी दो प्रवृत्ति होती है, एक डूइंग नेचर, एक हैपनिंग नेचर। जो डूइंग और हैपनिंग नेचर हैं, जैसे अगर मैं यह कह दूं कि फेल, फॉल, फेल, फॉल, अगर हम कहते हैं रेज, राइज, राउज, अराइज, अगर हम कहते हैं किल तो डाई, अगर हम कहते हैं ले तो लाई, है ना। देखिए यह प्योरली डूइंग नेचर है और यह क्या है? हैपनिंग नेचर है। इसके साथ हमेशा कुछ न कुछ घटित होगा। फेल माने गिराना, जैसे ही फेल्ड द ट्री, उसने पेड़ को क्या किया? गिराया। अगर वह क्या? ही इज फॉलिंग, वह गिर रहा है, यानी उसके अंदर एक्शन तो हो रहा है लेकिन वह स्वयं या कोई एक्शन नहीं कर रहा है। तो इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव कहते हैं। पहले समझिए, इससे मैं कोरिलेट आऊंगा इस पे। रेज और राइज, रेज माने उठाना, राइज माने उठना, बढ़ना, उन्नत करना। ही रेज द प्रॉब्लम, उसने प्रॉब्लम को उठाया। राइजिंग माने उठना, बढ़ना, उगना। द सन इज राइजिंग, या सन उग रहा है, या हैपनिंग है। राउज और एराइज, राउज माने उठाना, एराइज माने उठना। किल माने मारना, ट्रांजिटिव है, किल करेंगे तो किसी को करते हैं किल के लिए, करने के लिए किसी को गोली मार दे तो उसके लिए किल शब्द का होता है। डाई, जैसे ही डाइड यस्टरडे, वह कल मर गया, उसके साथ कुछ घटित हो गया, यह हैपनिंग नेचर का है। तो कहने का मतलब कि यह तो देखिए यह इंट्रांजिटिव है और यह ट्रांजिटिव है और यह इंट्रांजिटिव है। ये दोनों क्या हैं? मेन वर्ब हैं।
तो उसी तरह से यह कॉजेटिव वर्ब भी क्या है, यह मेन वर्ब है बच्चे। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि कॉजेटिव वर्ब जो है वह स्वयं एक्शन नहीं करता, बल्कि कुछ कार्य दूसरों के माध्यम से अपने लिए क्या करता है, करवाता है। ठीक है, तो अब वर्ब के अगर हम उसको फॉर्म्स को देखें तो मेन वर्ब 3 तरह का होता है। मेन वर्ब 3 तरह का होता है। मेन वर्ब जब 3 तरह का होता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब। तो जो ये कॉजेटिव है यह भी मेन वर्ब की ही श्रेणी में आता है। और इसमें देखिए पहला जो मैं लिखने चल रहा हूं वह है गेट है और हैव है। इस पे दो हम लोग चर्चा करेंगे। गेट और हैव। गेट और हैव के लिए यह समझिए कि जब गेट और हैव, गेट और हैव के साथ सब्जेक्ट जब डूअर होगा, जब सब्जेक्ट क्या होगा, डूअर होगा, इसके साथ भी सब्जेक्ट क्या होगा, डूअर होगा। डूअर माने करने वाला। इन वर्ब के बाद जब सब्जेक्ट डूअर होगा तो गेट के बाद जो है 2 + V1 लगता है, 2 + V1 लगता है। और हैव के बाद केवल बेयर इंफिनिटिव लगता है V1। इसके साथ इंफिनिटिव लगता है 2 + V1, इसके साथ इंफिनिटिव, इसके साथ इंफिनिटिव और इसके साथ क्या, बेयर इंफिनिटिव। इसके साथ क्या लगता है, बेयर इंफिनिटिव। एक्टिव वॉइस में अब कॉन्सेप्ट है कि डूअर और नॉन डूअर। देखिए मैं अगर सब्जेक्ट को हम 3 तरह से देखते हैं, पहले ये समझिए कि डूअर और नॉन डूअर किसे कहते हैं। सब्जेक्ट को हम 3 तरह से देखते हैं। एक तो हम नंबर से देखते हैं, एक हम जो है सिंगुलर जेंडर से देखते हैं, और दूसरा हम देखते हैं कि डूअर है कि नॉन डूअर है। There are 3 aspects by which you can judge subject, whether the subject is doer or non-doer। अगर यह चीज नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सब्जेक्ट को नंबर से देखा जाता है, जेंडर से देखा जाता है, और सब्जेक्ट डूअर है कि नॉन डूअर है। जैसे हम कह दें कि he is punished, he is punished। अब यहां जो है जैसे she is selected, she is selected। अब देखिए यहां she और he क्या है, नॉन डूअर है। सॉरी, यहां सब्जेक्ट क्या है, नॉन डूअर है, क्योंकि ये कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। यहां ये सी और ही क्या है, कोई कार्य नहीं कर रहे, बल्कि इनके साथ क्या हो रहा है, कोई चीज घटित हो रही है, हैपन हो रही है। तो जो चीज घटित होगी यानी किसी के द्वारा पनिश किए गए हैं, तो यहाँ ही और सी क्या है, यहाँ नॉन डूअर है। नॉन डूअर यानी यह वाक्य कैसा है, कैसी वॉइस में है। जैसे मैं कह दूं तो डोर इज पेंटेड ब्यूटीफुल्ली। अब डोर क्या है, यह नॉन डूअर है। अगर इसी वाक्य को मैं कह दूं कि ही पनिश्ड राम, उसने किसको पनिश किया, राम को किया, यानी तभी क्या हो जाएगा, यह डूअर हो जाएगा। इसके साथ कोई चीज घटित होगी
तो नॉन डूअर, या जब कोई एक्शन करेगा तो डूअर। तो ये जानिए कि जब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कार्य कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन करता है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट को हम कैसे चेक करेंगे, नंबर से चेक करेंगे, जेंडर से चेक करेंगे, और डूअर और नॉन डूअर के तहत हम इसको देखेंगे। अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं अपनी इस पाठशाला को, और देखते हैं कि इसका कॉस्टिव वर्ब में कैसे रोल है। देखिए, गेट और हैव, गेट का कहने का मतलब कि यह जब होंगे तो इनका कंस्ट्रक्शन, यह कंस्ट्रक्शन क्या होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। किस में होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। सब्जेक्ट डूअर होगा और यह सब्जेक्ट यह भी डूअर होगा, तो इसके साथ वेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। और अगर सब्जेक्ट जो है डूअर, यह डूअर होगा, तो इसके साथ 2 + V1 लगेगा। अब बात आती है कि गेट का, अब ये दूसरा, अब इसका पैसिव वॉइस से देखते हैं कि इसका पैसिव वॉइस क्या हो सकता है। गेट और हैव के साथ एक लगता है V3, और जब V3 लगेगा तो इसके साथ ये इस वर्ब के बाद आने वाला सब्जेक्ट क्या होगा, नॉन डूअर होगा। और जब नॉन डूअर होगा तो हमेशा V3 लगेगा। पैसिव वॉइस का यह स्ट्रक्चर है, यह पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है कि गेट और हैव के बाद V3 लगेगा और सब्जेक्ट क्या होगा, नॉन डूअर रहेगा। यानी यह एक्शन नहीं होगा बल्कि कोई वस्तु रहेगी, तभी तो नॉन डूअर होगा। और इसमें क्या रहेगा, व्यक्ति रहेगा। तो गेट का मतलब यह है कि परसुएट करना, कन्विंस करना। इसका अर्थ यह भी होता है, यह भी आपके कॉस्टिव वर्ब के ही तरह आ सकते हैं। अगर गेट को अगर हम करें कि गेट के साथ भी आगे हम चर्चा करेंगे, पहले यह समझिए, गेट और हैव को जज करिएगा सब्जेक्ट के बाद कि वह डूअर है कि नॉन डूअर है। और जब नॉन डूअर होगा तो इसके बाद क्या होगा, केवल और केवल एक ही ये आता है V3। तो हमारी जो बात निकल के आ रही है, एक चीज और समझिए, यह गेट और हैव यह V1 फॉर्म है। यानी गेट जो है यह V1 फॉर्म हो गया, तो गेट का क्या हो गया, गेट, V2 गॉट, V3 गॉटन, V4 गेटिंग, और V5 क्या, गेट्स। वर्ब के 5 भाग होते हैं और जो पहला फॉर्म होता है V1 वह हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। और V5 किस में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। यह बात समझिए, जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है वह हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। तो यह मत समझ लीजिएगा कि गेट ही है, हो सकता है कि क्वेश्चन में गाट दे दे, गॉटन दे दे, गेटिंग दे दे। क्लियर? तो बच्चे मेरे यह मत फिक्स हो जाइएगा कि ये केवल गेट ही है, आएगा क्वेश्चन। हो सकता है वर्ब का दूसरा फॉर्म दे दे, हो सकता है तीसरा दे दे, हो सकता है V4 दे दे, हो सकता है V5 दे दे। तो आपको इस मेन वर्ब को देखना है। अब यह हैव है, इसके भी 5 भाग होते हैं। जैसे अगर मैं हैव कहूं तो इस हैव के भी 5 भाग होते हैं। अगर इसको मैं रब कर दूं, अगर हैव के 5 भाग में करूं, यहां पर देखिए, अगर हैव है तो यह है पहला फॉर्म है। जो पहला फॉर्म वर्ब का होता है वह प्लूरल में होता है। अगर यहाँ V2 हैड हो जाएगा, या हैड हो जाएगा, या हैविंग हो जाएगा, और 5वां V5 जो है हैज हो जाएगा।
हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, इसी यह हैव का भी है। तो ये मेन जो वर्ब हैं, इनके जो वर्ब होंगे उनके जो मेन वर्ब की तरह फंक्शन करेगा उसके 5 भाग होंगे ही होंगे, V1, V2, V3, V4, V5। और वर्ब के V1 को समझना पड़ेगा, V2 किसका काम करता है, V3 किसका काम करता है, V3 और V4 किसका काम करता है। V3 जो है पास्ट पार्टिसिपल का करता है, V4 क्या करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करता है। ये दोनों क्या करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। यू हैव टू कनेक्ट विथ ऑल दीज थिंग्स, और इफ यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट with the characteristics of all these things, you will be not able to identify the error in the examination. So in order to avoid fumble on your part, you have to keep an eye on these things. You must be very smart in the examination hall. तो यहाँ क्या है, देखिए यह है, इसके भी रूप हैं। अब मैं क्वेश्चन कुछ रख रहा हूं और आप पहला यह समझिएगा कि यह हो गया। तो गेट, हैव का गेट का गॉट, गॉटन भी हो सकता है, हैव का हैड, हैड भी हो सकता है। तो यह इसका यानी कहने का मतलब कि गेट जो है क्या करेगा, यह V1 भी रख सकता है और V3 रख सकता है। और हैव क्या रख सकता है, यह हैव क्या रख सकता है, यह 2 + V1 रखेगा, यह 2 + V1, 2 + V1 रखेगा। और यह हैव क्या रखेगा, V1 रखे या V3 रखे। यानी गेट के बाद 2 + V1, इसके बाद इंफिनिटिव, इसके बाद इंफिनिटिव, और इसके बाद क्या, बेयर इंफिनिटिव। अभी मैं पढ़ाऊंगा बेयर इंफिनिटिव और इंफिनिटिव अपने आने वाले वीडियोस में। तो गेट क्या है, इंफिनिटिव है, 2 + V1 + 3। तो जो कॉमन थिंग जो निकल रही है कि गेट और हैव यह दोनों V3 रखते हैं। और V3 कब रखेंगे, पैसिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में यह दोनों अलग अलग हो जाएंगे। गेट 2 + V1 रखेगा और हैव क्या रखेगा, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेयर इंफिनिटिव। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। प्लीज टेक योर टाइम, यू कैन कॉपी इट, यू कैन टेक शॉर्ट स्क्रीन शॉट आपने ले लिया होगा। चलिए हम मिटाते हैं। I got, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, I got my servant, I got my servant my shoes। एक ऑप्शन मैंने लिखा, दूसरा मैं लिख रहा हूं I had my servant, I had my servant my shoes। और तीसरा क्वेश्चन मैं रख रहा हूं, ये 3 हमने सवाल रखे हैं और तीनों के लिए मैं ऑप्शन 1 रख रहा हूं। 3 सवाल मैंने बनाया है और तीनों के लिए ऑप्शन में क्या कर रहा हूं, 1 रखने जा रहा हूं। अगर यह मैं कहूं ऑप्शन 1 में मैं कह दूं
to polish polished, और चौथा ऑप्शन polishes। This is the first sentence, second sentence and third sentence. Option is the same for all these three sentences. और हम लोग एग्जामिन करेंगे कि क्या सही ऑप्शन हो सकता है। I got my servant, ये देखिए गॉट है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, यह मेन वर्ब है। अब आप बताएं कि यहां टू पॉलिश होगा कि पॉलिश होगा कि पॉलिश्ड होगा कि पॉलिशेस होगा। तो आई गॉट माई सर्वेंट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? यहां पे होना चाहिए क्या? टू पॉलिश। क्या होना चाहिए? टू पॉलिश। आई गॉट माई सर्वेंट टू पॉलिश माई शूज। I had my servant, क्या ऑप्शन होना चाहिए? पॉलिश होना चाहिए। और तीसरे क्वेश्चन में आई गॉट या हैव माई शूज क्या होना चाहिए? पॉलिश्ड होना चाहिए। यह तीसरा ऑप्शन। क्या होना चाहिए? पॉलिश्ड होना चाहिए। देखिए मैंने अभी बताया कि गेट का दो रोल है। एक जो है गेट का प्रयोग होता है 2 + V1 के साथ, और एक होता है हैव + V3। यह है रोल। यह गेट का प्रयोग 2 + V1 के सेंस में होता है, और यह इस गेट का प्रयोग जो है V3 के सेंस में होता है। तो अब हैड का कहां होता है? मैंने हैड के बारे में भी चर्चा किया था कि हैड का प्रयोग केवल जो है यह V1 के अर्थ में होता है और V3 के अर्थ में होता है। यह दिमाग में रखिएगा। तो जब यह गेट और हैड का प्रयोग V3 के सेंस में होगा तो यहां देखिए आई गॉट या हैव माई शूज, यह क्या है? नॉन डूअर है। यह नॉन डूअर है, थिंग्स है। तो जब गेट और हैव के बाद, गेट का गॉट है, हैव का हैड हो जाएगा, या गेट या हैड कर देंगे। तो इनके बाद जब नॉन डूअर थिंग हो जाएगा तो यहां पर कौन सा फॉर्म होगा? V3। अगर मैं कहूं कि आई गॉट या आई हैड माई डोर, पेंट या पेंटेड? पेंटेड, क्योंकि गॉट और हैड के बाद क्या लगा? डोर आया। तो डोर के बाद हमेशा क्या होगा? V3 होगा। तो आई गॉट माई सर्वेंट टू पॉलिश माई शूज, क्योंकि यह गेट के साथ टू लगता है लेकिन हैड के साथ टू नहीं लगता है। क्लियर? तो इस तरह से सवाल आपको पूछा जा सकता है। एक सवाल मैं फिर रख रहा हूं, ये तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से रहा कि इस तरह से सवाल आते हैं। अब इस पे सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है, मैं रब कर रहा हूं। जैसे अगर मैं कहूं I will get him
I will get him bring some vegetables from market. I will get him bring some vegetables from market. और ऑप्शन ऐसे कर दिया मैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी नो एरर आ गया। तो कौन सा पार्ट गलत है? क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, कॉमन एरर से ऐसे सवाल डाल देगा। तो आई विल गेट हिम, यह देखिए क्या है, इस गेट के बाद आने वाला यह क्या है, डूअर है। तो जब डूअर है तो गेट के साथ क्या प्रयोग होता है, एक्टिव में टू होता है। तो आई विल गेट हिम ब्रिंग सम वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट कि टू ब्रिंग होगा बच्चे। यह बात दिमाग में याद रखिए कि एरर पेपर सेटर इस तरह से भी एरर डाल देंगे। तो आपको हर पहलू पे ध्यान देना है कि गलती कहीं से भी आ सकती है और सवाल तो हजारों तरह से पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और आप जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सवाल जो है सही कर लेंगे। तो गेट का दूसरा अर्थ परसुएड और कन्विंस भी होता है, यह भी समझिए। अगर हम गेट के जगह, यह गेट देखिए, गेट है, कन्विंस, परसुएड करना, किसी को काम करवाना, कन्विंस करना उसको समझा के। तो गेट का अर्थ कन्विंस भी होता है, परसुएड होता है। यह भी क्या है, यह भी कॉजेटिव वर्ब्स हैं। इनका अगर आप कन्विंस का भी प्रयोग कर देंगे तो स्ट्रक्चर वही रहेगा, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगी। परसुएड का प्रयोग कर देंगे तो कोई स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सो फार एज वी हैव डिस्कस्ड गेट एंड हैव, ये हमारे दो कॉस्टिव वर्ब्स हैं। अब आपको दिमाग में यह रखना पड़ेगा कि कॉस्टिव वर्ब्स वह होते हैं जिसमें सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता, बल्कि सब्जेक्ट क्या करता है, काम दूसरों से करवाता है। अब अगला शब्द हम ले रहे हैं मेक, यह भी कॉस्टिव वर्ब्स है और इसी का फोर्स करना, किसी को आप फोर्स करते हैं तो यह भी कॉस्टिव वर्ब्स है। कंपेल करना, यह भी कॉस्टिव वर्ब है। ओब्लाइज करना, यह भी कॉस्टिव वर्ब्स है। तो कहने का मतलब कि यह मेक, ये सब क्या है, कॉस्टिव वर्ब्स हैं। दिमाग में मत डालिएगा कि केवल मेक, लेट, बिड और गेट और हैव यही कॉस्टिव वर्ब्स हैं। इन्हीं इसका ये सब्स्टिट्यूट है, इसमें भी ये भी कोई काम अपने से नहीं करता है, ये भी किसी को फोर्स करेगा काम करने से, किसी को कंपेल करेगा, किसी को ओब्लाइज करेगा, लेकिन स्वयं कोई कार्य नहीं करेगा। तो मेक है, तो इनका जो है एक्टिव ऐसे मेक के बाद जो है, अगर हम कह दें कि मेक के बाद अगर डूअर होगा, इनके बाद अगर डूअर होगा, तो जब डूअर होगा तो यहां क्या होगा, व्यक्ति होगा, पर्सन होगा। डूअर होगा तो क्या होगा, पर्सन होगा। और जब मेक के साथ क्या होगा कि इसके साथ केवल V1 आता है और इनके साथ और इनके साथ क्या आएगा, 2 + V1 आएगा, 2 +
V1 आएगा कहाँ पे? एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में। एक्टिव वॉइस में आएगा, मेक के साथ जो है V1 रहेगा, लेकिन फोर्स के साथ, कंपेल के साथ, ओब्लाइज के साथ क्या रहेगा? 2 + V1 रहेगा। और स्ट्रक्चर में तो भले चीजें बदल जाएं, मेक का स्ट्रक्चर दूसरा होगा, V1 लगेगा, लेकिन यह क्या लगेंगे? 2 + या बेयर इंफिनिटिव लेगा या फुल इंफिनिटिव लेगा, लेकिन स्ट्रक्चर तो भिन्न होगा, लेकिन उसके अर्थ में कोई भिन्नता नहीं होगी। दे विल बी डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट दे विल बी सेम इन मीनिंग। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये मत समझिए कि केवल मेक हुआ, लेट हुआ, हैव हुआ, गेट हुआ, बिड हुआ, यही कास्टिव वर्ब्स हैं। ना, ऐसा नहीं दिमाग में आपको रखना है। यह इनके सब्स्टिट्यूट हैं, कंस्ट्रक्शन बदलेगा, लेकिन जो अर्थ यह देगा वही अर्थ फोर्स देगा, वही कंपेल दे देगा, और वही क्या दे देगा? ओब्लाइज देगा। और पेपर सेटर बड़े बारीकी से उस गलती को डाल देता है और आप गलत करके चले आते हैं। यह तो हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहा। अगर हम इसी जगह कह दें कि मेक, फोर्स, कंपेल और ओब्लाइज के बाद अगर नॉन डूअर कोई आ जा, सब्जेक्ट नॉन डूअर रहेगा, तो इसका मतलब कि वाक्य की बनावट कैसी होगी? पैसिव वॉइस में होगी। तो इसका मतलब कि इसके बाद क्या लगेगा? 2 + V1, और यह स्ट्रक्चर कैसा होगा? पैसिव वॉइस होगा। यह स्ट्रक्चर कैसा होगा? पैसिव वॉइस होगा। यह एक्टिव में भी फुल इन्फिनिटिव है, पैसिव में भी यह फुल इन्फिनिटिव ले रहा है। एक बात देखिए, इसके फोर्स में, कंपेल में, ओब्लाइज में, चाहे इसको आप एक्टिव में रखें चाहे पैसिव में रखें, यह 2 + V1 लेगा। लेकिन मेक क्या करेगा कि एक्टिव में केवल V1 लेगा और पैसिव में केवल 2 लेगा। लेकिन अगर आप मेक की जगह फोर्स कर देंगे, कंपेल कर देंगे, ओब्लाइज कर देंगे, तो मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। स्ट्रक्चर में क्या होगा? भले कोई चेंज हो जाए। तो इस पे हम कुछ सवाल करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। प्लीज टेक योर टाइम, फिर आगे मैं बढ़ूं। चलिए, कितने विधा से कितने सवाल इस पे आते हैं। यह कास्टिव वर्ब्स लोग मात्र 10 मिनट में पढ़ाते हैं, और मैंने क्या किया कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी किया हुआ है, और मेरे पढ़ाने में सब लॉजिक बेस्ड होगा। चीज़ें जो है लॉजिकली मैं प्रूव करूँगा कि अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। यह नहीं कि है ऐसा नियम का ताना। मैं इसको लॉजिकली आई विल प्रूव ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, वाई इज इट सो एंड वाई इज इट नॉट सो। तो आपको अब मैं सवाल कुछ दे रहा हूं, जैसे अगर एक सवाल मैं लिख रहा हूं, he made the dentist to remove his teeth, to remove his teeth. He made the dentist to remove his teeth. दूसरा मैं लिख रहा हूं, The cruel lady
made her daughter to work hard. तीसरा, I will make her to sing a song. I have written 3 sentences and you have to find out where the correction is required in these sentences. Hopefully you will good enough to find the error. Let us see the first sentence. He made the dentist to remove his teeth. Made है मेन वर्ब है या क्या है? मेन वर्ब है. देखिए मेन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब का ही कॉजेटिव वर्ब एक पार्ट है. यह भी मेन वर्ब का काम करता है, ट्रांजिटिव वर्ब भी काम करता है, इंट्रांजिटिव भी करता है. लेकिन कॉजेटिव वर्ब में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है. The doer does not do anything. He forces someone to do something for him or her. तो he made the dentist to remove his teeth. अगर हम कह दें पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी कर दें क्या? नो एरर. ऐसे सवाल आ जाए. इसको भी बांट लेते हैं. पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी कर दें क्या? नो एरर. पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी कर देंगे नो एरर. चलिए आइए इसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं कि कहां क्या क्या है. He made the dentist. यह डूअर है. आपको कॉजेटिव वर्ब के बाद यह देखना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, डूअर है कि नॉन डूअर है. अगर साहब डूअर होगा तो एक्टिव वॉइस में होगा और कॉजेटिव वर्ब लेट हुआ, मेक हुआ, बिड हुआ, गेट हुआ और हैव हुआ. यह हमारे मुख्य रूप से कॉजेटिव वर्ब्स है. केवल गेट ही टू लेता है एक्टिव वॉइस में, बाकी और कोई नहीं लेता है. इतना दिमाग में ऐसे भी एनालिटिकल अप्रोच रखिए. He made the dentist. डेंटिस्ट क्या होगा? व्यक्ति होगा ना. He made the dentist. अब यह मेड, यह क्या है? एक्टिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन है. मेक का मेड. अब यह मेक का मेड होता है. तो यह मत दिमाग में रखिएगा कि मेक से ही आएगा, मेड नहीं. कोई भी ही हैज मेड द डेंटिस्ट कर दे या हैज मेड कर दे या ही मेक्स द डेंटिस्ट कर दे या ही विल मेक द कर दे. It depends upon the construction. It depends upon the mood of the paper setter, how he sets the things for you people. But so far as the concept is concerned, you should visualize all these things after seeing the paper in the examination hall. तो आपको ये सब चीजों को एकदम कर लेना पड़ेगा, कनेक्ट होना पड़ेगा तुरंत क्वेश्चन से कि क्या इसमें दिक्कत आ रही है. देखिए यहाँ मेड है और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? व्यक्ति है, पर्सन है. तो इसका मतलब कि यहां पे टू क्या होगा? नहीं होगा मेरे बच्चे. तो ही मेड द डेंटिस्ट रिमूव हिज टीथ. अब यहां टू देख दिया है और पढ़ने में बड़ा अच्छा लग रहा है. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो एग्जाम में जय हिंद जय भारत करके चले आएंगे.
द क्रूएल लेडी मेड हर डॉटर टू वर्क हार्ड। फिर देखिए यहां लेडी है, यह भी लिविंग है, इसका मतलब कि एक्टिव वॉइस में चल रहा है मामला। तो मेड हर डॉटर यहां क्या होगा, टू नहीं होगा। आई विल मेक हर टू सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए यहां पर भी क्या है, ये डूअर है, तो डूअर होगा तो किस में होगा, एक्टिव वॉइस में होगा, कुछ करेगा। यह इसका इस सब्जेक्ट का वर्ब यह है, यह, और यह क्या है, यह डूअर है। यहां पर यह कोई कार्य नहीं कर रहा है, यह कार्य कर रहा है हर। तो यहां पर टू क्या है, गलत है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। इसी का फॉर्मेट थोड़ा सा सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे सकता है, फिल इन द ब्लैंक के माध्यम से क्वेश्चन रेज कर सकता है। अगर इसी में को अगर हम यह कह दें, शॉर्ट स्क्रीन आप ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, रब करूं। जैसे मैंने बताया कि इस मेक का सब्स्टिट्यूट क्या है, कंपेल फोर्स है, ओबलाइज है और कंपेल है। ये इसके तीन सब्स्टिट्यूट हैं। अगर हम कह दें कि he forced me to sing a song, तो यह वाक्य क्या है, सही है। इसलिए सही है कि यह फोर्स किसकी मीनिंग रखता है, मेक की रखता है। इसका कंस्ट्रक्शन तो जरूर चेंज हो गया, लेकिन इसके अर्थ में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यानी आप क्या करेगा कि एग्जाम में फोर्स के बाद यहां टू हटा देगा, ही फोर्स मी सिंग ए सॉन्ग। तो ये जानिए कि इनके साथ 2 + V1 चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, यह दोनों में 2 + V1 लेंगे। यह मेड केवल पैसिव में 2 + V1 लेगा, एक्टिव में केवल V1 लेगा। यह एक्टिव में V1 लेगा। जब केस स्टडी करेंगे, सेंटेंस को देखेंगे, तो एक्टिव में क्या लेगा, यह जो है V1 लेगा, और पैसिव में क्या लेगा, यह पैसिव में जो है 2 + V1 लेगा। लेकिन ये क्या लेंगे, एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, या एक्टिव और पैसिव दोनों में क्या करेंगे, 2 + V1 लेंगे। टू प्लस V1 लेंगे। अब देखिए एक सवाल फिर मैं रख रहा हूं, अगर हम कहें he will make me the food, एक ऑप्शन ए लिख रहा हूं। He was made ऐसे कर लें, I was made
द फूड। ऑप्शन में दे रहा हूं कुक, कुक्स, टू कुक, टू कुक और कुक्ड। चौथा ऑप्शन मैं दे रहा हूं कुक्ड। He will make me the food, I was made the food। क्या होगा ऑप्शन? देखिए यहां मेक के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे क्या है? यहां डूअर है। तो जब डूअर होगा तो क्या होगा? कुक होगा। He will make me, कुक हो जाएगा, यह सही हो जाएगा। I was made, क्या मैं बनाया गया है। यह वाक्य का कंस्ट्रक्शन क्या है? पैसिव वॉइस में। यहां मेड का मतलब फोर्स करना। यहां मेड का मतलब क्या हुआ? फोर्स किया। आई वॉज मेड मीन्स आई वॉज फोर्स, मुझे फोर्स किया गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? टू कुक हो जाएगा। आई वॉज मेड या टू कुक द फूड हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि मेक का प्रयोग जब, और मेक का सब्स्टिट्यूट क्या है? ओब्लाइज है, कंपेल है, फोर्स है। या एक्टिव में रहेगा या पैसिव में रहेगा, यह हमेशा 2+V1 लेगा। तो आई वॉज मेड टू कुक द फूड, ये तीनों ऑप्शन में यह जब पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन गया तो टू लगा, टू कुक द फूड। और ही विल मेक मी कुक द फूड, यहां एक्टिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन था। अगर इस वाक्य को हम ऐसे लिख दें, he forced him to cook the food, he forced him to cook the food। तो चाहे यहां हम ओब्लाइज्ड कर दें, चाहे कंपेल्ड कर दें, इन तीनों के अर्थ में, और या चाहे मेड कर दें, लेकिन जब मेड का प्रयोग करेंगे तो टू नहीं आ लगेंगे। जैसे ही मेड हिम कुक द फूड हो जाएगा। अगर इस वाक्य को हम ऐसे कर दें कि ही मेड हिम कुक द फूड, ही मेड हिम कुक द फूड, यह भी वाक्य सही है। और मेक का सब्स्टिट्यूट फोर्स हुआ, ओब्लाइज हुआ, कंपेल हुआ, यानी किसी को बाध्य करना। तो इनके साथ मैंने बताया था कि 2+V1 लगेगा, लेकिन मेक के साथ केवल क्या लगेगा? बेयर इंफिनिटिव V1 लगेगा। दोनों के कंस्ट्रक्शन में तो अंतर है, दोनों के स्ट्रक्चर में तो अंतर है, लेकिन इनके मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। He forced him to cook the food या he made him cook the food, दोनों का अर्थ एक है, भले ही स्ट्रक्चर क्या है? भिन्न है। तो ये दिमाग में आप रखिएगा कि जैसे मेक शब्द आए तो उसका सब्स्टिट्यूट भी रखिएगा कि इसका सब्स्टिट्यूट मेक का फोर्स होता है, ओब्लाइज होता है, कंपेल होता है। इसको न देके सवाल इस पे आ सकते हैं और यहाँ टू हटा दिया जाता है। तो इस तरह से भी सवाल आ सकते हैं। इसी पे एक सवाल और आता है, और बड़ा ही देखिए एडवांस लेवल की बात बता रहे हैं। अब धीरे धीरे हम एडवांस लेवल की तरफ चल रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। इतने फॉर्म तो आपने देखा, अब इसी पे एक क्वेश्चन मैं और बना रहा हूं, देखिएगा। अगर हम यह कहें कि ही
forced him to play cricket. क्लियर? अगर इसी वाक्य को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि he forced him that he forced him to play cricket. He forced him, या यहां आई कर दीजिए, I forced him to play cricket. I forced him that he और यहां मैं ऑप्शन आपको दे दूं, play, plays, played, और चौथा ऑप्शन मैं कर दूं डी, प्लेइंग। ये चार ऑप्शन मैंने दिया है। देखिए बड़ी गूढ़ बातें हैं इस पे क्वेश्चन पे। अभी तक तो आप चीजों को ठीक समझ रहे थे, अब थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे मैं लेके चल रहा हूं। आई फोर्स हिम टू प्ले क्रिकेट, ठीक है साहब, आप जैसे मैंने बताया कि फोर्स हुआ, कॉम्पेल हुआ और ओबलाइज हुआ। यह मेक का सब्स्टिट्यूट है, मेक का। क्लियर? यह किसका सब्स्टिट्यूट है? मेक का। फोर्स, कंपेल, ओबलाइज, यह चाहे एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो, यह अपने साथ 2 + V1 लेगा। मेक एक्टिव में केवल V1 लेगा, पैसिव में 2 + V1 लेगा, यानी एक्टिव में बेयर इंफिनिटिव और पैसिव में फुल इंफिनिटिव। ये कॉन्सेप्ट हमने तो रख लिया। तो यह क्वेश्चन तो मेरा ठीक है कि साहब फोर्स है, टू प्ले है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही। अगर यह फोर्स हो, कंपेल हो, ओबलाइज हो, इनवाइट हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, इनकरेज हो, डिस्करेज हो, इसके बाद आपका परमिट हो, अलाउ हो, ये सब चीजें रहें, ऑर्डर हो, कमांड हो, अर्ज हो, इम्प्लोर हो, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं, वांट हो, विश हो, और इसके बाद फेल हो, कंटिन्यू हो, परसुएड हो, कन्विंस हो। ये जितने भी वर्ब्स मैं बता रहा हूं, ये वर्ब्स जो है स्वयं कार्य नहीं करते हैं। यह वर्ब्स मैं लिख रहा हूं, देखिए, अगर हम कहते हैं सजेस्ट हुआ, एडवाइस हुआ, कमांड हुआ, ऑर्डर हुआ, परमिट हुआ, अलाउ हुआ, यह हुआ, सजेस्ट हुआ, एडवाइस हुआ, अर्ज हुआ, इम्प्लोर हुआ, इंसिस्ट हुआ, फिर आपका फोर्स हुआ, ये मैं थोड़ा रब करूंगा, यह फोर्स हुआ, परसुएड हुआ, कन्विंस हुआ, कन्विंस के बाद आप सिमिलर हुआ, फेल हुआ, स्वेयर हुआ, कसम खाना, फिर नीड हुआ,
डेयर हुआ, कंटिन्यू हुआ, बहुत सारे हैं। ये जितने भी वर्ब्स हैं यह स्वयं कोई काम नहीं करते हैं, यह दूसरे से काम करवाते हैं। इसमें यह इन एक्शन होना इनसे क्या रहता है, बाकी रहता है। यह दूसरे से काम, ही एडवाइजिंग, कमांड करना, ऑर्डर करना, परमिट करना, अलाउ करना। और यह जानिए परमिट और अलाउ में क्या अंतर है। परमिट जो है इनफॉर्मल है, अलाउ फॉर्मल है। परमिट लीगली रूप से किसी चीज, बस की, कार की परमिट बनती है। अलाउ माने किसी को ऐसे ही अलाउ कर देना। यह बैड सेंस में यूज होता है, यह पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। तो यह चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। इसमें एक्शन नहीं हुआ रहता है, इसमें एक्शन होना बाकी रहता है। तो जहां एक्शन होना बाकी रहेगा वहां 2+V1 का प्रयोग होगा। वांट हुआ, जैसे अगर रिमेंबर हुआ, फॉरगेट हुआ, स्टॉप हुआ, और भी है। अगर इसमें कह दें वांट हुआ, फॉरगेट हुआ, रिमेंबर हुआ, वांट हुआ, फॉरगेट हुआ, रिमेंबर हुआ, स्टॉप हुआ, बहुत सारे वर्ब हैं जिसमें काम होना बाकी रहता है, काम नहीं हुआ रहता है। तो देखिए अब ये सब क्या है, ये भी पॉजिटिव वर्ब है, लेकिन ये अपने साथ क्या लेते हैं, 2+V1। कार्य होता नहीं हुआ है, कार्य होना बाकी रहता है। जैसे मैं कह आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूं। यानी काम नहीं हुआ है। और ही ऑर्डर्ड मी टू वर्क हार्ड, उसने मुझे आज्ञा दिया कि कठिन परिश्रम करो। ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, उसने मुझे आदेश दिया कि एक गिलास पानी लाओ। लेकिन कार्य तो नहीं ना हुआ है, कार्य अभी होना बाकी है। तो इनकम्प्लीट एक्शन को बताता है ये। तो आप देखिए अगर ये जितने भी वर्ब्स मैंने लिखा है, अगर ये वर्ब्स दैट क्लास से हों, याद रखिएगा किस क्लास से हो, दैट क्लास से हो, केवल और केवल दैट क्लास से, बाकी और कोई नहीं, केवल और केवल क्या, दैट क्लास से होते हैं, तो हमेशा यहां पर V1 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आपका दिल तो कह रहा होगा कि ही है, तो यहां प्लेस कर देंगे, और जैसे ही यहां प्लेस लिखेंगे वाक्य आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि आप तो यही सोच रहे होंगे कि यहां ही है तो प्लेस कर देंगे ना, ऐसे कैसे चलेगा। ये ग्रामर है, लैंग्वेज है, बहुत इसको स्क्रूटनी करने की जरूरत पड़ती है। उसने, अब देखिए सेंस क्या करा, ही फोर्स्ड हिम, आई फोर्स्ड हिम, मैंने उसको फोर्स किया। दैट ही प्लेज क्रिकेट, को वह क्रिकेट खेलता है कि वह क्रिकेट खेले। तो जब ये ऐसे केवल दैट क्लास से, अगर ये जितने वर्ब्स मैंने लिखा है, सजेस्ट है, एडवाइस है, कमांड है, ऑर्डर है, परमिट है, अलाउ है, अर्ज है, ऑब्लाइज है, नीड है, डेयर है, फेल है, यह जो है प्रॉमिस है, तो फोर्स है, सजेस्ट है, फॉरगेट है, इनके बाद एक्शन होना बाकी रहता है। अगर ये सब दैट क्लास से जुड़ जाए तो हमेशा इसके बाद, सब्जेक्ट के बाद V1 का प्रयोग होगा, अर्थात यहां पर क्या होगा, प्ले होगा। यहां प्लेस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ही प्ले क्रिकेट, हमेशा V1 होगा। चाहे यहां फोर्स कर दीजिए, चाहे विल फोर्स कर दीजिए, चाहे फोर्सिंग कर दीजिए, इस फोर्सिंग, इसके से इस पे कोई असर, क्योंकि ये मूड बताता है ना, काम होना बाकी है। तो इसको जो है हमेशा यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, तो यहां प्लेज नहीं होगा, क्या होगा, प्ले होगा। ऐसे सवाल बन जाएंगे। ये देखिए एक्शन होना इसमें बाकी है, काम वह नहीं करेगा, कमांड करेगा, ऑर्डर करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, वहां कर्ता स्वयं काम नहीं करेगा, बल्कि कार्य क्या करेगा, करवाएगा। और काम होना क्या होता है, बाकी होता है। तो इस स्थिति में अगर ये दैट क्लास से बनेगा
तो याद रखिएगा कि जब दैट क्लास के बाद बनेगा तो वर्ब का बस एक ही मात्र विकल्प है, केवल और केवल V1 फॉर्म। केवल और केवल क्या? V1 फॉर्म। इसको आप इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं शुड लगाकर कि ही फोर्स हिम दैट, या आई फोर्स्ड हिम दैट ही शुड प्ले क्रिकेट। यह भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। He forced him to play cricket, यह भी सही है। He forced him that he play cricket, यह भी सही है। और he forced him that he should play cricket, यह भी सही है। अगर हम यह कह दें कि I requested him, एक फिर मैं बना रहा हूं क्वेश्चन इसी पे, समझ लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। आप गलती कहीं भी, पेपर सेटर क्वेश्चन ऐसा क्रिएट करेगा और आप गलती करके चले आएंगे। चलिए इसी पे एक सवाल मैं फिर दे रहा हूं, देखिए। जैसे अगर हम कहें कि I compelled him, clear? I compelled him to sing a song. I compelled him to sing a song. ठीक है, उसने उसको विवश किया गाना गाने के लिए। यह मेक का सब्स्टिट्यूट है। यह हमेशा आप दिमाग में रखिएगा कि मेक का सब्स्टिट्यूट कंपेल हो गया, फोर्स हो गया, ओब्लाइज हो गया। अगर यहाँ फोर्स करें, ओब्लाइज करें तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चे। अब ये देखिए, अगर इसी वाक्य को मैं ऐसे कह दूं कि I compelled him that he sings a song। कहाँ गलती है? That I compels him that he sings a song। और ऐसे दे दिया पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और दे दिया पार्ट डी क्या? नो एरर। ऐसे रख दिया सवाल। तो आई कंपेल्ड, मैंने कहा कि जब दैट से, जैसे अभी सारे वर्ब्स लिखा था ना कि सजेस्ट हुआ, रिक्वेस्ट हुआ, एडवाइस हुआ, इंस्ट्रक्ट हुआ, फिर आपका परमिट हुआ, अलाउ हुआ, फोर्स हुआ, ओब्लाइज हुआ, फिर ट्राई हुआ, फेल हुआ, स्वेयर हुआ, फॉरगेट हुआ, रिमेंबर हुआ, स्टॉप हुआ, नीड हुआ, डेयर हुआ, परसुएड हुआ, कन्विंस हुआ। ये जितने भी वर्ब्स हैं इनमें एक्शन जो है यह भविष्य के कार्य को होने को बताते हैं। कार्य पूरा इनके साथ हुआ नहीं रहता। आई कंपेल्ड हिम दैट ही सिंग्स सॉन्ग, नहीं, दैट ही सिंग ए सॉन्ग, क्योंकि वर्ब का पहला फॉर्म होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ यह मतलब नहीं है कि यह सब्जेक्ट या मूड बता रहा है कंपेल, उसने उसे विवश किया कि वह एक गाना गाए, वह एक गाना गाता है, नहीं, वह एक गाना गा का मन तो कर रहा होगा कि यहाँ सब्जेक्ट जो है ही है प्रोनाउन, तो सिंग्स कर देंगे, और करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस लेवल पे क्वेश्चन इस तरह से क्रिएट हो सकता है। अब आइए हम तीसरा लेते हैं, लेट। अब हम लेट को लेते हैं। देखिए, लेट का रूप सब एक ही होता है। बहुत सारे ऐसे मेन वर्ब होते हैं जिनके रूप सब समान होते हैं। लेट लेट लेट, बिड बिड बिड,
पुट, हर्ट, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, कास्ट। तो बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनके सभी रूप क्या होते हैं, सेम फॉर्म्स होता है उनके फॉर्म में कोई, तो यह नहीं मत करिएगा कि लेट को लेटेड कर दीजिएगा, तब भी वहां भी गलत हो जाएगा। यह इसके लेट के पांचों फॉर्म क्या होते हैं, एक ही होते हैं, लेट होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। अब लेट का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, लेट का सब्स्टिट्यूट हो सकता है ऑर्डर या परमिट या अलाउ करना। परमिट या क्या करना, अलाउ करना। लेट का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, या परमिट या अलाउ करना। लेट के साथ क्या होगा, लेट के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, यह हमेशा लेट के साथ V1 लगता है, हमेशा लेट के साथ क्या लगेगा, V1। और इस परमिट या अलाउ के साथ हमेशा क्या लगेगा, 2 + V1 लगेगा। चाहे कंस्ट्रक्शन या परमिट और अलाउ का चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, लेकिन यह लेट का प्रयोग जो है एक्टिव वॉइस में ही क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ हमेशा बेयर इंफिनिटिव आएगा, और इसके साथ एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, यह दोनों ले सकता है, बेयर इंफिनिटिव भी ले सकता है और फुल इंफिनिटिव भी ले सकता है बच्चे। तो दिमाग में यह कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा कि हमको कौन कौन से शब्द हैं, जैसे लेट हुआ, मेक हुआ, गेट हुआ, हैव हुआ, तो हैव, लेट और मेक एक्टिव वॉइस में तो बेयर इंफिनिटिव लेते हैं, गेट लेता है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा हमको जो है ध्यान देना। गेट का ही सब्स्टिट्यूट हैव है, गेट, परसुएट, कन्विंस का ही सब्स्टिट्यूट क्या है, गेट अपने साथ टू लेगा, परसुएट अपने साथ टू ले लेगा, कन्विंस अपने साथ टू ले लेगा, यह गेट का ही होता है, यह गेट और हैव। तो यह फुल इंफिनिटिव है और यह बेयर इंफिनिटिव है। तो गेट को आप कन्विंस, परसुएट, यह है इसका सब्स्टिट्यूट, है बेयर है, तो ये अपने साथ 2 ले लेंगे या तीनों 2 लेंगे, 2 + V1 लेते हैं। लेकिन ये क्या है, हैव जो है बेयर इंफिनिटिव है, तो यह केवल V1 लेता है। तो यह कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था। अब लेट के साथ बेयर इंफिनिटिव, परमिट और अलाउड। परमिट माने लीगली, इनफॉर्मल है, ये सारी फॉर्मल है, और यह क्या है, अलाउ, इनफॉर्मल है। अब आइए हम लेट से कुछ क्वेश्चन रखते हैं। My father does not let me my father does not let me
to adopt a pussy. My father does not let me to adopt a pussy. मेरे पिता जो है मुझे परमिट नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे टू एडॉप्ट, बोल लें अ पुसी, एक बिल्ली का छोटा बच्चा। अब यहां पे देखिए लेट मी के बाद ये ऑब्जेक्ट है और लेट एक्टिव वॉइस में ही प्रयोग होता है, तो इसलिए यहां क्या होगा, टू का प्रयोग नहीं होगा। माई फादर डज नॉट लेट मी एडॉप्ट अ पुसी, यहां पे टू का प्रयोग नहीं होगा। लेट मी गो, लेट हिम प्ले, चाहे वह व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उसके साथ टू का प्रयोग नहीं होगा लेट के साथ। और लेट का सब्स्टिट्यूट क्या होता है, परमिट होता है, परमिट होता है और अलाउ होता है। इसके साथ हम टू ले सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि माई फादर permitted me to play cricket. My father permitted me to play cricket. ठीक है वाक्य, सही है। अगर इसी वाक्य को मैं लिखूं my father permitted me that I play cricket, ये अभी सही है। इस आई से आप ये मत सोचिएगा कि यह प्ले है, आई प्लूरल है, तो यह हमेशा V1 में रहेगा। ये जानिए, अगर यहाँ ही भी रहेगा तब भी प्ले रहेगा, सी भी रहेगा तब भी प्ले रहेगा, क्योंकि यह इंटेंशन को बता रहा है ना, परमिट किए, वो काम तो हो नहीं रहा है, अलाउ करना, अलाउ किए, करेंगे तब आप खेलेंगे, अभी वो काम होना बाकी है। और इसी को चाहे तो आप शुड भी कर देंगे, माई फादर परमिटेड मी दैट आई शुड प्ले क्रिकेट, शुड से भी बना सकते हैं। तो तीनों कंस्ट्रक्शन क्या है, सही है। तो लेट के साथ जो है टू का प्रयोग जो है नहीं करेंगे। जैसे एक सेंटेंस और देखिए, I will never let you to finish the course early. I will never let you to finish the course early. कहाँ गलती है? I will never let you to finish नहीं होगा, यहाँ to हटेगा। I will never let you finish the course early, तो यहाँ पे to का प्रयोग नहीं होगा। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारा लेट हो गया और मेक हो गया, गेट हो गया, हैव हो गया। अब हमारा आ रहा है एक बिड।
बिड माने भी क्या होना, बिड का दो रूप होता है, आज्ञा देना बिड, और बिड का अर्थ होता है बोली लगाना। एक बिड वीडियो होता है, या बिड बेट बिडेन होता है, जो आज्ञा देना होता है, या बिड बेट बिडेन होता है। और वह होता है बिड, बिड माने बोली लगाना, या बिड माने प्रयास करना होता है, वो बिड 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 होता है, उसका रूप सेम होता है, प्रयास करना या बोली लगाना, लेकिन यह बिड बेट बिडेन होता है। इसका सब्स्टिट्यूट क्या होता है, ऑर्डर होता है और कमांड होता है। ऑर्डर और कमांड होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ऑर्डर और कमांड आप जो है बिट से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो जब ऑर्डर और कमांड होगा तो इसके साथ 2 + V1 लगेगा, लेकिन बिट के साथ केवल और केवल V1 लगेगा। कब? एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में केवल और केवल बेड बिडेन के साथ एक्टिव वॉइस में केवल V1 लगेगा। हाँ, पैसिव वॉइस में 2 + V1 कर सकते हैं। पैसिव वॉइस में जैसे अगर हम कहें he has bidden me, he has bidden me to run fast. He has bidden me to run fast. तो यहां देखिए मी क्या है, डूअर है, यह वर्ब है, मेन वर्ब है, और यह क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। He has bidden me to run fast, तो क्या हो जाएगा, He has bidden me run fast, यहां टू क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगर हम कह दें I was bidden to work hard. I was bidden to work hard. अब यहां देखिए bidden क्या है, यह पैसिव वॉइस में, यह सब्जेक्ट देखिए I was bidden, मुझे आज्ञा दिया गया, यानी मैंने कोई काम नहीं किया, मैं नॉन डूअर हूं। I was bidden to work hard। तो यहां पे जो है बिडन के बाद देखिए यहाँ टू लग गया पैसिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में जो है बेयर इंफिनिटिव है, अर्थात यहाँ टू नहीं लगेगा। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे कहें, माई टीचर ordered me, my teacher ordered me, my teacher ordered him to run fast. My teacher ordered him to run fast. इसके मतलब भी वही हुआ जो बिट था। My teacher ordered him to run fast. मेरे टीचर ने आदेश दिया कि आप तेज दौड़े। अगर इसको हम दैट क्लास से बनाएं तो क्या हो सकता है, अगर हम दैट क्लास से बनाएं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, My teacher ordered him that he रन होगा कि रन्स होगा फास्ट, रन होगा कि रन्स होगा, यहां रन्स नहीं होगा, रन होगा, क्योंकि मैंने बताया कि जो दैट केवल और केवल दैट क्लास से जो बनेगा वाक्य जो है, इसमें वाक्य जो है अभी इंटेंशन बता रहा है स्पीकर को, कार्य पूरा
नहीं हुआ है, चाहे ऑर्डर हो, चाहे रिक्वेस्ट हो, चाहे सजेशन हो, चाहे परमिट हो, चाहे अलाउ हो, चाहे रिमेंबर हो, चाहे फॉरगेट हो, तो यहाँ पे जो है क्या है, चीजें जो है होनी बाकी है। तो माई टीचर ऑर्डर्ड हिम, मेरे टीचर ने उसको आदेश दिया कि वह तेज दौड़े, न कि तेज दौड़ता है। तो यहाँ रन्स नहीं, यह हमेशा यहाँ क्या होगा, V1 होगा। तो यह बिड है, तो बिड का सब्स्टिट्यूट ऑर्डर और कमांड हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये बिट पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया, लेट की चर्चा कर लिया, मेक की चर्चा कर लिया, और गेट और हैव की चर्चा कर लिया। ठीक है, अब आइए कुछ क्वेश्चन मैं रख रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं और थोड़ा सा हम इसको करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं I get him to post या post my letters. I get him to post या post my letters. तो क्या होगा, to post होगा, क्योंकि get के बाद to लगेगा, have के बाद, have या had के बाद नहीं लगेगा, लेकिन get gotten के बाद to लगेगा, तो to post सही है। अगर इसी वाक्य को मैं कह दूं कि I get my letters, और ऑप्शन दे दें कि पहला ऑप्शन दे दें पोस्ट, दूसरा ऑप्शन देंगे पोस्ट, टू पोस्ट, तीसरा ऑप्शन देंगे पोस्टेड, और चौथा ऑप्शन देंगे पोस्टिंग। What will be the correct option? I've given you 4 options and you have to pick one option according to the nature of the subject. तो क्या है, I get my letters क्या हो जाएगा, posted हो जाएगा। मैंने बताया कि जब नॉन लिविंग थिंग्स हो जाए और गेट या हैव के बाद तो केवल एक ही ऑप्शन रहता है, क्या, V3 का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पोस्टेड हो जाएगा। फिर एक लास्ट दे रहे हैं, I was made a song। पहला ऑप्शन to sing, sang, sung। क्या होगा, I was made a song। तो I was made sing a song या to sing, I was made to sing a song, क्योंकि यह वाक्य क्या है, पैसिव वॉइस में है। तो यह ऑप्शन सही होगा, I was made to sing a song। तो यह रहा ओवरऑल हमारा बाइंड अप करने चल रहे हैं। और आप ध्यान से समझिए कि कॉजेटिव वर्ब्स वे वर्ब्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता है बल्कि वह किसी से कार्य करवाता है, और जब वह कार्य करवाएगा तो कोई दूसरा व्यक्ति उसके लिए करेगा। तो लेट हुआ, हैव हुआ, मेक हुआ, बिड हुआ, लेकिन उसके वे तो कॉजेटिव हैं लेकिन उसके साथ साथ उसके सब्स्टिट्यूट भी हैं। जैसे अगर यह कहें, जैसे मैंने बताया
कि लेट को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, परमिट और अलाउ से कर सकते हैं। इसको बिड को किससे कर सकते हैं, कमांड और ऑर्डर से, कमांड और ऑर्डर से कर सकते हैं। मेक को किससे कर सकते हैं रिप्लेस, कंफोर से कर सकते हैं, कंपेल से और ओब्लाइज से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि परमिट, अलाउ, लेट के लिए, बिट के लिए कमांड और ऑर्डर, मेक के लिए फोर्स, कंपेल और गेट का क्या है, कन्विंस कर सकते हैं या परसुएट कर सकते हैं, तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब के सब क्या है, कॉजेटिव वर्ब्स हैं। इस गलतफहमी में आप मत रहिएगा कि केवल गेट, बिड, मेक को ही कॉजेटिव वर्ब्स कहा जाता है। इस पे मैंने क्वेश्चन भी कराया और आपको यह कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।